पहले आप लोगों को उस क्वेश्चन को समझना है, उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, उसके बाद ही आप चीजों को समझ पाओगे और आप सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन जो है और भी सिंपल है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ही जोड़ के बनाया गया। देखो क्या बोल रहा है, द रोड इन द एग्जांपल अबव, अबव मतलब इससे पहले वाला एग्जांपल, प्रीवियस आ जाओ। ये एंगल देखो क्या है, बैंकिंग है 78 डिग्री। तो जब हम लोग ने कंसेप्ट सीखा था, हम लोग ने कंसेप्ट में सीखा था अगर 45 डिग्री से ज्यादा एलिवेशन हुआ, एंगल ऑफ बैंकिंग हुआ, तो अपर लिमिट कुछ भी नहीं होता है, इनफाइनाइट मैक्सिमम स्पीड लिमिट हो जाता है। तो इसका भी आंसर वही होगा। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम ला चुके हैं फिजिक्स के वन शॉट, जिसके अंदर हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम है कि सर न्यूमेरिकल्स किस तरीके से अप्रोच किया जाए, न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं और क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स आता है। तो इसका आंसर है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे वेटेज के लिए आएंगे, इसलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करना है। इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स यू हैव टू प्रिपेयर द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं वन शॉट के अंदर में सारे के सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स एकदम इजी वे में और एकदम डिटेल में सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स होता है वो अप्रोच करना होता है। साथ में यही नहीं, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 नहीं, ऐसे आपके सारे चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है उसके सॉल्यूशन आपको वन शॉट में मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ आप लोग को जुड़े रहना है वेदांतु महाराष्ट्र पे। अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि यस, वेदांतु महाराष्ट्र प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स के क्लास 11th के क्लास 12th के सारे कंसेप्ट, थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल सारे कुछ अब मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एकदम डिटेल कंसेप्ट मिल रहा है आप लोगों को। तो सब लोग को फटाफट जुड़ जाना है हमारे साथ सीखते रहना है, हमारे साथ ग्रो करना है और आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यस, वेलकम एवरीवन, सो वेलकम टू वन शॉट रोटेशनल डायनामिक्स एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। वन शॉट हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। तो सब लोगों को क्या करना है, नोटबुक निकाल लेना है, पेंसिल पेन निकाल लेना है और मेरे साथ आपको सॉल्व करते जाना है। देखो, हमारा हमेशा जो कंसेप्ट है लर्निंग का या मेरा टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप लोग साथ में प्रैक्टिस भी करो, सीखो, साथ में प्रैक्टिस करो, सो दैट आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दूसरा टाइम नहीं निकालना है, दूसरा टाइम आप किसी और सब्जेक्ट के लिए निकालो। इस तरीके से साथ में आप टाइम को भी मैनेज करते रहो। ठीक है, तो सब लोग को नोटबुक और पेंसिल पेन और साथ में टेक्स्ट बुक को लेके रेडी हो जाना है। सो नाउ वेलकम एवरीवन, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है हम लोगों को, ये क्वेश्चन है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है। समहाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ द बाइसाइकिल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर while the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of t revolution per second in 10 seconds with uniform angular acceleration। तो सर हम लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में, अभी समझ में आएगा और कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज भी समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग डिटेल में डायग्राम के साथ क्वेश्चन को समझेंगे और यही अप्रोच होता है। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स अप्रोच करना, पहले आप लोगों को उस क्वेश्चन को समझना है, उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, उसके बाद ही आप चीजों को समझ पाओगे और आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 मीटर। तो हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल का जो व्हील होता है वो व्हील का जो हम बोल सकते हैं रिम होता है, जिसके ऊपर व्हील को यानी टायर को सपोर्ट दिया जाता है, उसके ऊपर एक एंट है। ठीक है, फंस गई है, व्हील का डायमीटर 1 मीटर है। While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation। अब व्हील को हम लोग ने रोटेट किया, ठीक है, एंड इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। अब उसको हम लोग घुमा रहे, कितना घुमा रहे, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन दे रहे ये नहीं पता, लेकिन हमें क्लियर बोल दिया है जैसे हमने स्टार्ट किया 10 सेकेंड के बाद, यानी कि पहले 10 सेकेंड के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया। 10 सेकेंड के बाद यानी कि जैसे ही 11वां सेकेंड लगा, अब जो व्हील था वो 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन परफॉर्म करने लगा। इट अटेन, देखो क्या बोला गया है, वाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड द व्हील इज सेट इन रोटेशन एंड इट अटेन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद से ये प्रोसेस चालू हुआ। 11वें सेकेंड से, 11वें सेकेंड से क्या हो गया, 1 सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन करना। लेकिन 11वें सेकेंड के पहले यानी कि पहला जो 1 सेकेंड था और 10 सेकेंड, इनके बीच में क्या था इसके बारे में आइडिया हम लोग को नहीं दिया गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट बाय द एंट इन दिस 10 सेकेंड। वो एंट जो पहले का 10 सेकेंड था उसमें कितना रिवॉल्यूशन करेगा वो फाइंड करना है आप लोगों को। वापस से मैं बता दूं आप लोगों को,
पहले 10 सेकंड के कोई आइडिया नहीं गया, उसके बाद का यानी 10 सेकंड जैसे ही खत्म हो गया, 10 सेकंड जैसे ही खत्म हो गया, उस टाइम पे व्हील का फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड जो था, वेलोसिटी जो था, वो था 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करने का, हमेशा गिवन लिखने का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन। ठीक है, हम लोग को बोला गया है कि एंगुलर वेलोसिटी फाइनल यानी 10 सेकंड के बाद से, तो हमारा पूरा केस ना 1 से 10 सेकंड के अंदर हम लोग को खेलना है। 10 सेकंड जब हो गया उस टाइम पे इसका स्पीड क्या आ गया था, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग का स्पीड हमेशा सबको पता है वो कितना होगा, 0 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये देखो ओमेगा एफ मतलब फाइनल एंगुलर स्पीड, ओमेगा 0 मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टाइम कितना कंप्लीट हो गया था, ये वाले कंडीशन को अचीव करने के लिए 10 सेकंड कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, डायामीटर दिया है व्हील का, कितना दिया है को 1 मीटर दिया गया है, तो इसका रेडियस निकाल लो, रेडियस हो जाएगा 0.5 मीटर। ये हमारा गिवन कंडीशन है। चलो अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सॉल्यूशन को निकाला जाए। ठीक है, आपको क्या निकालना, आपको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय एंट इन दिस 10 सेकेंड। जो स्टार्टिंग का 1 सेकेंड था, फिर दूसरा सेकेंड था, तीसरा, ऐसे 1 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड जब तक हुआ, उतने में एंट ने कितना रिवॉल्यूशन कर लिया। तो देखो जरा ध्यान से देखना, अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूं। मान के चलो ये एक बाइसिकल है, यहां पे एक एंट है। ठीक है, अब ये एंट 1 रिवॉल्यूशन करेगा। अगर एक ये रिवॉल्यूशन एंड जो यहां से यहां तक स्टार्ट करे, 1 रिवॉल्यूशन होगा, तो आप बोलोगे कि s जो है वो s मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, कितना है, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा आपको पता है 2 पाई r। ठीक है, ये लीनियर के टर्म में, लेकिन हम लोग एंगुलर के टर्म में हम लोग निकालेंगे कि ये कितना रिवॉल्यूशन। अगर ये एंड 1 रिवॉल्यूशन करती है तो हम बोलेंगे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, 2 पाई r, या तो आप बोलोगे उसने डिस्प्लेसमेंट किया है थीटा। तो आप लीनियर के टर्म में s से डिनोट करो रिवॉल्यूशन को, और एंगुलर के टर्म में थीटा से डिनोट करो। तो अगर आप थीटा लिखते हो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन, 2 थीटा लिखते हो 2 रिवॉल्यूशन, तो हम थीटा के टर्म में निकालेंगे कितना रिवॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना आपको। तो हमें पता है कि s का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r होता है, बराबर है ना। ठीक है, वैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताएंगे कितना रिवॉल्यूशन है। s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर है ना। ठीक है, s इज, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एंगल के टर्म में बताने वाले, तो सारे जो भी टर्म्स है सबको एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लो। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, टाइम तो वैसे ही रहेगा, प्लस हाफ ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लिया। और अब आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज करना है बेसिकली, वो फॉर्मूला आप लोगों को यही वाला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करने वाले। अच्छा, क्या आपको ओमेगा 0 दिया है, बिल्कुल दिया है। आपके पास अल्फा नहीं है, अल्फा के लिए क्या करेंगे, करेंगे ना, अल्फा के लिए भी करेंगे। अल्फा कैसे निकालेंगे, हम लोग अल्फा निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के फॉर्मूला। अल्फा मतलब एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको एंगुलर के टर्म में करूं तो ये क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा इंटू टी, बराबर है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग सेकेंड यूज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले मैं अल्फा निकालूंगा, अल्फा। ठीक है, सो फॉर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब थीटा, तो थीटा कहां से मिलेगा, थीटा मिलेगा इस फॉर्मूले से, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एंगुलर के टर्म में। ठीक है, तो उसके लिए अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाऊंगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी। चलो देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा एफ फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है 2, इज इक्वल टू ये क्या है 0 प्लस अल्फा नहीं पता है, ये पता है हम लोग को, टाइम कितना दिया गया 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 10, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इधर 10 इधर आ जाएगा, तो आप लोगों को अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, आप लोगों को अल्फा का वैल्यू मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू
2/10 कितना हो जाएगा 1/5, तो ये आप लोगों को आ गया 1/5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोगों को क्या मिल गया अल्फा, या तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी मिल गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये आप लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया, अब इसमें पुट करेंगे देयरफॉर, अब देखो जरा ध्यान से ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज थीटा निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो 0 है, टी ऐसे रहने दो, अब हाफ अल्फा की वैल्यू मिल चुका है हम लोग को 1/5, टी का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये टी इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये टर्म 0 हो गया, 1/10 हो गया, 1/10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 10, इसको कैंसिल करेगा और 10, मतलब आप लोगों का जो रिवॉल्यूशन होगा वो 10 रिवॉल्यूशन होगा। 10 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा 10 रिवॉल्यूशन होगा, ये आंसर मिल गया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन 10 सेकंड कितना होगा 10 रिवॉल्यूशन होगा, कितना होगा 10 रिवॉल्यूशन। चलो इतना समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो फटाक से कमेंट कर देना है सर ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है। थीटा की वैल्यू क्या आ गया 10 रिवॉल्यूशन, 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन किया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब क्या निकालना है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो अभी देखो हमें पता है कि पहले से लेके 10 सेकंड के बाद जो रिवॉल्यूशन है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गया, लेकिन पहला सेकंड जो है पहले सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये हमें नहीं पता। तो हमें बोल रहा है कि जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ होगा उसके लिए कितना टाइम लगा होगा। देखो क्या बोल रहा है टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड द लास्ट को बाद में देखते। पहला जो रिवॉल्यूशन है जब स्टार्ट हुआ रिवॉल्यूशन तो पहला रिवॉल्यूशन कितने टाइम में, मतलब टाइम निकालना, आपको क्या निकालना है टाइम। पहला रिवॉल्यूशन अगर हुआ है एक रिवॉल्यूशन, पहला रिवॉल्यूशन हुआ है तो आपका एंगल कितना है 1। एक रिवॉल्यूशन हम लोग क्या करें रिवॉल्यूशन को थीटा के टर्म में देख रहे, देखो यहाँ पे थीटा आया 10 तो हमने बोला 10 रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन मतलब थीटा होता है बराबर। तो हमें बोल रहा है पहला जो रिवॉल्यूशन है वो कितने टाइम में हुआ है। तो जरा ध्यान से देखना, पहला रिवॉल्यूशन हुआ है टाइम, सेकेंड सॉल्व करें हम, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। आपको क्या करना है आप लोगों को टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम। तो जरा ध्यान से देखना S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले को देखो। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों को बोला गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अगर पहला कंप्लीट रिवॉल्यूशन है तो ये जो इसको अगर एंगुलर के टर्म में लिखो तो सबको पता है ये इस तरीके से लिखाएगा बराबर है। वैल्यू रख दो, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात किया जा रहा है, ठीक है, ये हटा देता हूं, ठीक है। इज इक्वल टू ओमेगा 0 है, टाइम नहीं पता है यही तो फाइंड करना है, हाफ अल्फा पता है 1/t है और ये हो गया t स्क्वायर बराबर है t स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना 1 इज इक्वल टू 0 इंटू टी क्या हो गया 0 हो गया, ये हो जाएगा 1/10 इंटू टी स्क्वायर, 10 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा √10 सेकेंड, यानी कि पहला जो पहला है रिवॉल्यूशन वो कितने टाइम में हुआ √10 सेकेंड में हुआ। चलो अभी हम लोग को और क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखना और क्या फाइंड करना है। हमें बोला गया है कि साथ में क्या फाइंड करना है एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। लास्ट रिवॉल्यूशन कौन सा है 10वां वाला रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि टोटल रिवॉल्यूशन 10 हुए हैं। टोटल रिवॉल्यूशन कितने हुए 10 हुए, तो हम लोग ने पहले रिवॉल्यूशन का वैल्यू निकाल लिया, पहला रिवॉल्यूशन कितने टाइम में होगा वो निकाल लिया। अब 10वां रिवॉल्यूशन, तो जरा ध्यान देना, अगर मुझे निकालना है कि जो लास्ट वाला रिवॉल्यूशन हुआ था 10वां उसका टाइम कितना है, तो मैं क्या करूंगा पहले से 10 रिवॉल्यूशन, ध्यान देना पहले से जो टोटल रिवॉल्यूशन 10 हुआ है तो मैं क्या करूंगा फर्स्ट से लेके 10 रिवॉल्यूशन तक का टाइम निकालूंगा और फिर मैं फर्स्ट से लेके 9 रिवॉल्यूशन तक का टाइम निकालूंगा और मैं जो पहले 10 रिवॉल्यूशन का टाइम है उसमें मैं पहले 9 रिवॉल्यूशन के टाइम को माइनस कर दूंगा तो लास्ट के रिवॉल्यूशन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो अच्छे से समझेंगे, ये पहला रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा रिवॉल्यूशन, ये तीसरा रिवॉल्यूशन, ये चौथा रिवॉल्यूशन, ऐसे 5,
6 7 8 9 10 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। चलो देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना रिवॉल्यूशन हुआ 10, ये 10 रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लूंगा, टाइम फॉर 10 रिवॉल्यूशन, और फिर मैं क्या करूंगा ये 9 रिवॉल्यूशन का टाइम निकालूंगा, टाइम फॉर 9 रिवॉल्यूशन। तो 10 टाइम जो 10 रिवॉल्यूशन का टाइम है उसमें से 9 रिवॉल्यूशन के टाइम को माइनस कर दूंगा, तो ये जो लास्ट वाला रिवॉल्यूशन है इसका आंसर ऑटोमेटिकली हम लोग को मिल जाएगा। बात समझ में आ गया। पहले मैं पूरे 10 रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लूंगा, कितना टाइम लगा पूरे 10 रिवॉल्यूशन को होने में, फिर मैं निकालूंगा 9 रिवॉल्यूशन को होने में कितना टाइम लगा और माइनस। तो मुझे क्लियर पता है 10 रिवॉल्यूशन को होने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगा था, क्योंकि उसके बाद ही तो देखो इन 10 सेकंड कितना 10 सेकंड में 10 सेकंड के बाद 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो गया, मतलब उसके पहले का जो टाइम था उसका हम लोग ने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाला है, 10 रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, मतलब टोटल टाइम जो था हम लोग को पता है 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टाइम फॉर 10 रिवॉल्यूशन तो हमें पता है 10 सेकंड, नहीं पता है तो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो टाइम फॉर 10 सेकंड निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो तो टाइम फॉर 10 सेकंड निकालेंगे। चलो देखो टाइम फॉर 10 सेकंड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला यूज करना होगा आप लोगों को। यहां पे मैं लिखता हूं टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टाइम फॉर 10 सेकेंड, सॉरी नॉट सेकेंड, टाइम फॉर फर्स्ट 10 रिवॉल्यूशन माइनस टाइम फॉर फर्स्ट 9 रिवॉल्यूशन। इसको वर्ड्स में लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 रिवॉल्यूशन, ठीक है, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने, टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन, लास्ट जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसका टाइम क्या होगा, तो पूरे 10 रिवॉल्यूशन का टाइम निकालो, उसमें से 9 रिवॉल्यूशन माइनस कर दो, टाइम फॉर फर्स्ट 10 रिवॉल्यूशन माइनस टाइम फॉर फर्स्ट 9 रिवॉल्यूशन। सो टोटल टाइम जो लगेगा लास्ट रिवॉल्यूशन के, टाइम फॉर फर्स्ट 10 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिखूंगा टाइम फॉर फर्स्ट 10 रिवॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं टाइम फॉर फर्स्ट 10 रिवॉल्यूशन माइनस टाइम फॉर फर्स्ट 9 रिवॉल्यूशन। ठीक है, और ये मेरा एक फॉर्मूला रहेगा, मैं इसमें पुट करूंगा। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा अभी इक्वेशन नंबर ए। चलो मैं पहले निकालूंगा टाइम फॉर फर्स्ट 10 रिवॉल्यूशन, कैसे निकलेगा जरा ध्यान देना, ये मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं, टाइम फॉर फर्स्ट 10 रिवॉल्यूशन कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। पहला 10 रिवॉल्यूशन तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ओमेगा 0 0 0 इंटू 2 0 हो गया, 1/2 अल्फा का वैल्यू 1/5, टाइम कितना है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1/10 इंटू 100। ठीक है, एक्चुअली हम लोग को टाइम नहीं पता है, ये हम लोग ने एक चीज गड़बड़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यही तो फाइंड करना है हम लोग को। वन बाय 5 टी स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/10 इंटू टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी कितना में आ गया 10 सेकेंड, मतलब पहला 10 रिवॉल्यूशन के लिए 10 सेकेंड का टाइम लगा था। ठीक है, अब देखो मैं क्या निकालूंगा, टाइम फॉर फर्स्ट 9 रिवॉल्यूशन कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर बराबर, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 रिवॉल्यूशन हुआ पहले 9 में, 0 प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू 1/5 टी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1/10 इंटू टी स्क्वायर, ये इसको इधर भेज दो, 90 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू क्या आ गया √90 सेकेंड। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आप लोगों का जो वैल्यू है 10 रिवॉल्यूशन जो हुआ है, 10 रिवॉल्यूशन,
ठीक है। 10 रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगा था 10 सेकंड लगा था, 9 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम √9 सेकंड 90 सेकंड लगा था। अब ये दोनों में से माइनस कर देंगे तो मेरे को टोटल टाइम मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, टाइम फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टाइम फॉर 10th रिवॉल्यूशन माइनस टाइम फॉर 9th रिवॉल्यूशन। तो ये क्या है 10 माइनस √90, तो 10 माइनस √90 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। √90 की वैल्यू क्या होती है, ये अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को मिल जाएगा √90, ये आप लोगों को 9.48, सो दिस विल बी 9.48। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 10 में से, तो ये आपको आ जाएगा 0.513 सेकेंड। तो ये आप लोगों का आंसर है। तो फाइनल आंसर जो है आप लोगों का वो है 0.513 सेकेंड। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ए कॉइन एंड ए ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. The radius of the disc is 8 centimeter. Initially the center of the coin is 2 centimeter away from the center. देखो इसका मीनिंग अच्छे समझते हैं। The coefficient of static friction between coin and a gramophone disc. एक हमारे पास ग्रामोफोन है, उसका डिस्क है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा गया है। तो दोनों कांटेक्ट में, तो उनके बीच में क्या होगा, अगर दोनों कांटेक्ट में, तो हमें पता है उनके बीच में क्या होगा, यस दो चीज कांटेक्ट में है तो उनके बीच में क्या होगा, दो चीज कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट में होता है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है 0.5। देखो आगे क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। चलो एक काम करते हैं, डायग्राम बना के हम करेंगे। ठीक है, मान के चलो ये डिस्क है, इसका जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। अच्छे से देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, हमें बोला है यहाँ पे कहीं पे कॉइन रखा गया है, एक कॉइन रखा है, और कॉइन और ये डिस्क के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 0.5। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इनिशियली द कॉइन सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये डिस्क का सेंटर है, तो कॉइन अभी स्टार्टिंग में कितने दूर है, कॉइन अभी स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर दूर है। कितने दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, आगे फ्रॉम द सेंटर एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर। अब ये बोल रहा है कि कितनी स्पीड ये अटेन कर लेगी कि ये स्लीप होने लगे। मतलब जब डिस्क रोटेट हो रहा है तो स्टार्टिंग में हमें बोल रहा है कि ये स्लीप नहीं हो रहा है, ये स्लीप नहीं हो रहा है, बट हमें पूछ रहा है कि कितना रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में होना स्टार्ट होगा तो ये स्लिप होना स्टार्ट होगा। तो ये जब स्लिप होना स्टार्ट होगा तो आपको पता है इसका मीनिंग क्या। अब ये स्लिप अगर इसलिए नहीं हो, ये घूम रहा है और ये स्लिप इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो इसको स्लिप करने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है m⍵²r, उसको यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया एज कंपेयर टू दिस तो ये स्लिप हो जाएगा। तो मैं यहां से कंडीशन क्या बनाऊंगा, देखो तो फ्रॉम गिवन कंडीशन से मैं ये बोल सकता हूं डायरेक्ट कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो m⍵²r के बराबर या तो ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए तो बराबर होना। अभी बराबर वाला केस लेके चलते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला सबको पता है, कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये हो जाएगा m⍵²r, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, m इंटू जी होता है, राइट। तो ये हो गया m⍵²r, m और m कैंसिल हो गया, ये हो गया म्यू इंटू जी इज इक्वल टू ⍵²r। अब आपको पूछा है क्या है, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितना रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में हो रहा है। आपको रिवॉल्यूशन बताना है, कितना रिवॉल्यूशन जब 1 सेकेंड में स्टार्ट हो जाएगा तो जो कॉइन है वो स्लिप होना स्टार्ट होगा। तो देखो मैं इसी में चेंजेस करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा म्यू जी इज इक्वल टू ओमेगा, कोई फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। ओमेगा क्या होता है, 2πf होता है, स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, म्यू का वैल्यू दिया है 0.5, जी का वैल्यू रख लो आप 10। ठीक है, जी का वैल्यू हम लोगों को देखो बोला है पाई स्क्वायर रखने के लिए, तो मैं पाई स्क्वायर रखूंगा। ठीक है, पाई का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे म्यू इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये f स्क्वायर हो जाएगा, और रेडियस r, ये कॉइन का सेंटर से डिस्टेंस कितना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 0.2 मीटर। करेक्ट है, पाई स्क्वायर कैंसिल, म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.5, 0.5 हो गया। 4 f स्क्वायर को रहने दो, 4 और 0.2 क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, बराबर 4 और 0.2 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.5 अपॉन 4
इंटू 0.2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। चलेगा? देखो अभी ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया 4, इसको 5 बना दिया तो ये 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये हो गया 5/8 इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर, बराबर है। अगर हम लोग इसका रूट लेंगे तो एक सेकेंड वापस से मैं इसको सॉल्व करता हूं जरा। ये कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा ये गड़बड़ हो गया। ये जो हम लोग का कितना है 2 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर के लिए ऐसे लिख देते हैं 0.02 आएगा एक्चुअली, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब देखो म्यू का वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है, 4 2 इंटू 10 टू द पावर -2 को इधर बुला लो, 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। -2 को ऊपर भेज दो, ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द +2 अपॉन 8 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर हो गया। 0.5 इंटू 10 मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है, तो 0.5 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50/8 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। इसको क्या करते हैं हम लोग 25/4 कर देते हैं। तो अभी इसका रूट ले लो, 25 का रूट 5 हो जाएगा, इसका रूट 2 हो जाएगा। एफ का वैल्यू क्या आ गया 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। देखो फ्रीक्वेंसी मिल गया। जैसे ही डिस्क 1 सेकेंड में 2.5 रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देगा, अब जो आपका कॉइन है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, हमें बोल रहा है बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। अगर आप लोगों ने इस कॉइन को उठा के यहां पे रख दिया तो अब आप लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो जाएगा, ये अब यहां पे रख दिया तो अब मुझे आप लोग बताओगे ये जो पहले 2 था अब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 8 हो गया और कोई दूसरा चेंजेस नहीं आया। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर आप इसमें देखोगे एफ स्क्वायर, अगर मैं इस आर को इधर भेज दूं तो ये आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखना, बाकी सब टर्म को भूल जाओ, आर को और एफ स्क्वायर को देखो। अगर मैं आर इधर लेके आऊं तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब एफ स्क्वायर और आर आपको इनवर्स रिलेशन में दिख रहा है। इनवर्स रिलेशन में दिख रहा है, डायरेक्ट लिख दो एज एफ स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो केस 1 क्या होगा, ये होगा f1 का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट वाला केस, ठीक है। और सेकेंड f2 का स्क्वायर यानी सेकेंड फ्रीक्वेंसी जब आपका रेडियस r2 यानी कि 8 हो गया, बराबर। फ्रीक्वेंसी और रेडियस ये एक दूसरे को क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहला केस जब आप लोगों का रेडियस 2 था, कॉइन जब इधर था, तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट रेडियस। जब कॉइन r2 डिस्टेंस पे हो गया तो उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। ये दोनों को डिवाइड कर लो, 1 2 डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग। तो ये क्या होगा जरा ध्यान देना, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं f1 स्क्वायर अपॉन f2 स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड कर रहे हो ना तो ये r2 ऊपर चला जाएगा, r2 अपॉन r1। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, f1 स्क्वायर, f1 हम लोगों को पता है कितना है, f1 स्क्वायर जो है वो है 25/4 अपॉन f2 का स्क्वायर हम लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे इसको रहने देते, इज इक्वल टू r2 हमें पता है, बिल्कुल पता है। r2 का वैल्यू है, नहीं r2 की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर -2 और r1 का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, बराबर है। चलो अब सॉल्व करेंगे हम लोग। ये किस तरीके से सॉल्व होगा उसको देखो। सबसे पहले तो ये वाले टर्म्स जो है आपके वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जब आप इसे उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा f2 स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 25/4 इज इक्वल टू 2/8। क्लियर है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4f2 स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू, इसको 1/4 कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं 1/4। तो देखो जरा ध्यान से, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों को मिलेगा f2 का स्क्वायर अपॉन 25
F2 का स्क्वायर, ये 25 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको F1 के टर्म में निकालते हैं। एक काम करो, ऐसे मत करो, F1 के टर्म में इसको निकालते हैं, ठीक है। F1 के टर्म में हम कैसे निकालेंगे, हम लोग है ना F1 की वैल्यू रखते ही नहीं है, ठीक है। F1 की वैल्यू हम लोग नहीं रखेंगे, F1 के टर्म में निकाल लेंगे। तो F1 की वैल्यू क्या है, 2.5 रिवॉल्यूशन है, राइट। इसको ऐसे करते हैं, क्या करो ना, अभी डायरेक्ट एक काम करो, सिंपल। हम लोग क्या करते हैं, ये जो R है ना, ये वाला फॉर्मूला, इस R में ना ये वाला डिस्टेंस रखते, 8 रख देते, 8 रख देते, तो डायरेक्ट इसका और जो फाइनल आंसर आएगा उसका कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, केस 2, when R is equal to 8 into 10 to the power -2 मीटर, नॉट मीटर, सिर्फ मीटर, ठीक है। चलो देखो ये फॉर्मूला, म्यू जी इज इक्वल टू 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू आर, आर रख दूंगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइन। तो आपको पास जी का वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये पाई स्क्वायर कैंसिल, 4 और 8 इधर आ जाएगा, म्यू का वैल्यू 0.5 लिख दो, ये 4 और 8 इधर आ जाएगा, 4 इंटू 8, और ये जो 10 टू द पावर -2 इधर बुलाऊंगा तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 50, ये हो गया 32 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। अभी इसको हम लोग वही 25 और 16 हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर आ गया। एफ का वैल्यू क्या आ गया, 5/4, क्या आ गया 5/4, ये F2 आ गया, ठीक है। F2 क्या आ गया 5/4। F1 क्या आया था जरा देखो, आप लोगों का F1 आया था 5/2, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयरिंग क्या करेंगे, F2 अपॉन F1 करेंगे, ठीक है। F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू, F2 की वैल्यू क्या है 5/4, F1 की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2, ये कैंसिल 2 पर चला जाएगा। F2 अपॉन F1 आपको मिलेगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो F2 क्या मिलेगा, F1 को उधर भेज दो, 1/2 F1, यानी कि जब आप कॉइन को 8 सेंटीमीटर में रखोगे तो जो फ्रीक्वेंसी है पहले वाले फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाएगा, 1/2 F1 हो जाएगा। क्लियर, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों को सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट ऑफ ए रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर। हम लोगों को बोला गया एक रेसिंग ट्रैक बनाना है जिसका रेडियस 72 मीटर होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो जो हम ट्रैक डिजाइन करने वाले हैं उसके ऊपर कोई भी व्हीकल 216 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से नहीं जा सकता, मतलब यही मैक्सिमम स्पीड है। विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, आपको रोड को क्या एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा, बैंक करना पड़ेगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हमेशा गिवन लिखने का, आपको गिवन में रेडियस दिया गया है, बोला गया 72 मीटर है, कितना है 72 मीटर। उसके बाद वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी दिया 216 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, जिसके लिए एक सिंपल सा सूत्र है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 18 1 जाए 18 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12×25 60, यानी कि आपका आंसर आ गया 60 मीटर पर सेकंड। ये आपको वेलोसिटी मिल गया। क्लियर, आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना है कि कौन से एंगल पे रोड को बैंक करना पड़ेगा सो दैट 72 मीटर रेडियस वाले रोड के ऊपर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 216 किलोमीटर पर आवर या तो 60 मीटर पर सेकंड हो सके। चलो एकदम सिंपल, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग। फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है v² इज इक्वल टू RG tan थीटा, बस हो गया काम, यही से आंसर आएगा। चलो अभी देखोगे सॉल्यूशन, v² का वैल्यू देखो यहां से रखेंगे, v का वैल्यू 60, तो 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू r 72 है, g 9.8 ले लो,
जी का वैल्यू नहीं दिया गया, ठीक है, इंटू tan थीटा। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा आपका 3600, ये दोनों टर्म को इधर लेके आके डिवाइड कर दो, 72 इंटू 9.8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों का tan थीटा, बराबर है। चलो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 3600 अपॉन 72 इंटू 9.8 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 72 इंटू 9.8 तो आपको मिलेगा 72 इंटू 705.6 मिल रहा है, 705.6 इज इक्वल टू tan थीटा। मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, 3600 डिवाइडेड बाय 705.6, 3600 डिवाइडेड बाय 705.6, ये 5.1 के आसपास आ रहा है। 5.1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो अगर आपको थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5.1। tan इनवर्स 5.1 आप लोगों को लॉग टेबल ओपन करना है, उसके अंदर देखना है आपको 5.1 जहां दिख रहा है उसके सामने एंगल कितना है। तो मैं ये भी निकाल लेता हूं, tan इनवर्स 5.1 78, फिर से tan इनवर्स 78.69, तो आप वो आ गया 78.69 डिग्री। इतने एंगल पे रोड को बैंक करना पड़ेगा। सब लोग एक बात तो सोचो, 78 डिग्री पे कोई रोड को बैंक करता है क्या कभी? ये क्वेश्चन ठीक है, जाने दो, जो भी क्वेश्चन दिया 78 डिग्री से हम लोग कभी बैंक नहीं करेंगे रोड को, ठीक है। चलो आगे, फिर देखो क्या बोल रहा है, बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विद रेस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। तो हमें क्या बोल रहा है कि अब देखो जो ट्रैक है ये पहले ऐसा रोड था, अब आप लोगों ने इसको ऐसे कर दिया, तो आप लोगों ने जब इसको इस पर्टिकुलर एंगल पे बैंक किया तो ये आप लोगों को एंगल मिला 78.69 डिग्री। देखो ये तो हमें बोल रहा है अगर रोड जो है ये आउटर एज और इनर एज ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20, इनर 10 मीटर है, ठीक है, कितना है 10 मीटर। तो हमें पूछ रहा है भाई बताओ ये वाला हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज, कितने हाइट से आउटर एज रेज होगा, ठीक है, एच निकालना है। तो देखो ये ट्राइंगल में फ्रॉम ट्राइंगल साइन 78.69, साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस, बराबर। 10 को इधर भेज दूंगा तो 10 इंटू साइन 78.69 हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन 78.69 ये आ रहा है 0.98, ये आ गया 0.98 इज इक्वल टू एच। तो एच का वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को रोड के आउटर एज को 9.8 मीटर से इलेवेट करना पड़ेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एंगल ऑफ बैंकिंग आपको रोड को 78 डिग्री पे बैंक करना पड़ेगा और हाइट इसका मतलब 9.8 मीटर ऊपर की तरफ उठेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है और भी सिंपल है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ही जोड़ के बनाया गया। देखो क्या बोल रहा है, द रोड इन द एग्जाम्पल अबव, अबव मतलब इससे पहले वाला एग्जाम्पल, प्रीवियस आ जाओ, ठीक है। बोल रहा है भाई प्रीवियस जो एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व किया है उस एग्जाम्पल के मुताबिक, उस एग्जाम्पल में जो भी कंडीशन था, जैसे रेडियस कितना था 72 मीटर था, एंगल ऑफ बैंकिंग 78 डिग्री मिला, हाइट रेस जो है वो 9.8 किया हम लोग ने, मैक्सिमम वेलोसिटी था कितना 60 मीटर पर सेकेंड और 200 समथिंग था, 216 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये सारे कंडीशन को ध्यान में रखो। बोल रहा है द रोड इन द एग्जाम्पल अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी था वो। फिर द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ ए व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। अब देखो हमें क्या बोल रहा है कि भाई अब हम लोगों ने रोड और टायर के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लेके आ गए और उसका कोएफिशिएंट जो है वो है 0.5। कितना है? नॉट 0.5 बट 0.8। तो हमें क्या बोल रहा है, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट? यस, लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट दोनों आ जाएगा। तो लोअर कितना है वो, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एग्जिट इन दिस केस, और अपर दोनों हम लोग को बताना। देखते तो सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं, ये एंगल देखो क्या है बैंकिंग है 78 डिग्री। और जब हम लोग ने कंसेप्ट सीखा था, हम लोग ने कंसेप्ट में सीखा था अगर 45 डिग्री से ज्यादा इलेवेशन हुआ, एंगल ऑफ बैंकिंग हुआ, तो अपर लिमिट कुछ भी नहीं होता है, इनफाइनाइट मैक्सिमम स्पीड लिमिट हो जाता है। तो इसका भी आंसर वही होगा कि मैक्सिमम जो स्पीड अपर स्पीड लिमिट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, और जो लोअर है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखो गिवन रेडियस 72, थीटा की वैल्यू है 78.69, या तो tan थीटा जो पिछले केस में हमने निकाला था डायरेक्ट लिख देते 5। देखो tan थीटा क्या निकाला था हमने
सो हाँ tan थीटा 5.1 है, तो यहाँ पे मैं 5.1 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो आगे क्या है, स्पीड v दिया गया था हम लोगों को। अच्छा v की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, तो लिमिट बदल जाएगा। ठीक है, और एंगल हो गया म्यू दिया गया है 0.8। ठीक है, टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लोअर लिमिट ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है, हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था, जब भी आपके पास ऐसा रोड है जिसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ चुका है, तो उसके अंदर लोअर लिमिट का जो स्पीड हो जाता है, यानी v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। खत्म हो गया, इसमें पुट करो, आंसर आ गया। सॉल्व करेंगे भाई हम लोग, आप लोग भी चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखने हैं। सॉल्यूशन तो v मिनिमम या तो v लोअर अंडर रूट ऑफ r 72, g को एक काम करते ना भाई 10 ले लेते। ठीक है, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। tan थीटा 5.1 माइनस 0.8 1 प्लस मोबाइल नहीं, हाँ म्यू एस की वैल्यू 0.8 इंटू 5.1 tan। चलो अंडर रूट ऑफ ये 720 हो जाएगा। 5.1 में से अगर मैं 0.8 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4.3। 1 प्लस 0.8 इंटू 5.1 करेंगे तो बेसिकली 4 के आसपास आ जाएगा। 8 इंटू 5.1 4.08 आ गया, इज इक्वल टू 720 4.3 अपॉन 5.08। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 720, इसको डिवाइड कर लेता हूं मैं, 4.3 डिवाइडेड बाय कितना है 5.08 0.84। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 720 से, 609 आ गया। तो ये आप लोगों का v मिनिमम आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 24 मीटर पर सेकेंड के आसपास, और ये आप लोगों का आंसर आ गया। अगर आप लोग को इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो पता है क्या, आप लोग इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये रूल है। तो ये आपका आ जाएगा 24 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, ये करीब करीब 87.8 के आसपास आएगा किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप ऐसे बोल दो 88 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मिनिमम लिमिट होगा। अब मैक्सिमम की बात तो डायरेक्ट लिखेंगे, एज थीटा इज, अच्छे से लिखता हूं मैं, एज थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, सो देयर इज नो अपर लिमिट। थीटा 45 से ज्यादा है ना, 78 है। क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया आप लोगों से, मजा आ रहा है, प्रैक्टिस करते रहो। देखो मैं वापस से आपको बता दूं कि प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आप मास्टर नहीं बन पाओगे। आप एक दिन पढ़ाई कर लिए, आप 2 दिन पढ़ाई कर लिए, ये न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किया 1 बार 2 बार, बस छोड़ दिया, नहीं, भूल जाओगे। हमारे ब्रेन का साइकोलॉजी है, जब तक आप ब्रेन को वो चीज रिपीट नहीं करवाओगे तब तक ब्रेन स्टोर नहीं कर पाएगा। जब बार बार आप करते हो तो ना न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होने लगता है हमारे ब्रेन्स के अंदर। न्यूरॉन्स जो है ना वो डेटा को स्टोर करने लगते हैं और वो ज्यादा दिन तक हमें याद रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि आप लोगों को हमेशा कोई भी चीज में मास्टर बनना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना। फिर से क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी किया, आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, 1 बार नहीं करना, 2 बार नहीं करना, 3 बार नहीं, मैक्सिमम टाइम आप लोग को करना है, तो ये आप मास्टर बन पाओगे। तो ये हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट
कंसिडर टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल साइकिल इनसाइड ए सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05। तो एक कुआं है, उसके अंदर ऐसे साइकिल चला रहा है, ठीक है, और कुएं का रेडियस दिया गया 6.05। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन इज 0.5, कोएफिशिएंट दिया गया 0.5, टायर और जो दीवार है उनके बीच में 0.5। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच मिनिमम स्पीड, हम लोग को मिनिमम स्पीड निकालना है। देखो ये भी थियरी हम लोग ने पढ़ा है भाई, मिनिमम स्पीड हम कैसे निकालेंगे, पहले गिवन लिख लो, चलो फटाफट। क्या करने का है, म्यू की वैल्यू दिया गया 0.5, ठीक है, रेडियस दिया गया 6.05 मीटर है, कोई हम लोग को यूनिट में चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, मास दिया गया है, मास है 50 kg, ठीक है। बस फाइंड क्या करना है आप लोगों को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वी मिनिमम, सबसे कम वेलोसिटी कितना होगा। सेकंड भी और एक क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, इफ शी और ही इंक्रीजेस द स्पीड बाय 20%, जो मिनिमम स्पीड का क्राइटेरिया उससे 20% स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया, तो हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, हम लोग को फिर फ्रिक्शन भी फाइंड करना। चलो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछा गया वो हम लोग फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, वी मिनिमम का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, किसके लिए देखा है, वेल ऑफ डेथ के लिए, राइट। तो क्या होता है, आर जी अपॉन म्यू, सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या है, रेडियस 6.05 इंटू जी ले लो आप 9.8 अपॉन म्यू कितना दिया है 0.5। सॉल्व करेंगे हम लोग, 6.05 इंटू 9.8, 6.05 इंटू 9.8, 59.29 आ रही है, तो मैं इसको 60 लिख लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, और ये 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 121, डिवाइड करने पे 121 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों का आंसर आ गया, वी मिनिमम इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे बोल रहा है, मेरे को ये तो मिल गया, सबसे कम स्पीड इतना क्या है 11 है, अगर इससे कम किया तो नीचे चला जाएगा। चलो आगे क्या बोल रहा है, अगर स्पीड बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जरा ध्यान देना। अभी ये आपका सिलेंड्रिकल वेल है, ठीक है। अभी यहां पे गाड़ी है, ठीक है, क्या है, गाड़ी, ठीक है। अब यहां पे गाड़ी का वेट नीचे काम कर रहा है, गाड़ी गिरना किधर चाहता है, नीचे, गाड़ी तो नीचे गिरेगा, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, ऊपर काम करेगा। तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ा भी रहे हो तो भी अगर आप देखोगे फ्रिक्शन जो है mg को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो एक्चुअल में हमारा जो इक्वेशन फ्रिक्शन का बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू जी बनेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, मास कितना 50 kg और g का वैल्यू कितना है 9.8 ले लो, 50 इंटू 9.8 करोगे तो कितना आएगा, 500 से थोड़ा सा कम, 496 के आसपास आएगा। 50 इंटू 9.8, 490 आ गया, 490। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूटन तक का क्या होगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लो। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, देखो, ए पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, एक पेंडुलम है, बनाऊंगा भाई तो ही समझ में आएगा। लो पेंडुलम बना दिया मैंने, क्या है, मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ बोलेगा तो इसका मतलब है आपका पेंडुलम कहीं और साइड में आ चुका है, ठीक है, ये इधर आ चुका है, और ये वाला जो लेंथ दिया गया वो दिया गया 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है 0.2 मीटर, ठीक है। आगे बॉब ऑफ मास 100 ग्राम, इसका मास जो है वो 100 ग्राम है, is set up as conical pendulum, its bob now performs 75 rpm, 75 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 75 रिवॉल्यूशन ये बॉब कर रहा है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया, एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मतलब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो, गिवन में क्या क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ना, और आपको मास दिया गया ग्राम में,
ठीक है, तो हम लोग वैसे रहने देते, 20 सेंटीमीटर ही रहने दो, मीटर में करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी उसके बाद बोला गया है मास 100 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद या तो अगर आपको करना है तो कर लो, ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 kg हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हाँ फ्रीक्वेंसी दिया गया आप लोगों को 75 RPM। इसको अगर आप लोगों को सेकंड में करना है, RPS में करना है, तो आपको इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 पच्चे 75 होता है, 15 चौक 60, तो आप लोगों का 5/4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। इससे टाइम भी मिल जाएगा, टाइम भी निकाल लेता हूँ। टाइम होता है 1/f, यानी कि 4/5 हो जाएगा। 4/5 मतलब 0.8 सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड भी आ गया, एक चक्कर लगाने के लिए 0.8 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, m है, v² नहीं, v कहां से आएगा, अब यही तो मसला है, यही तो हम लोग को सॉल्व करना है। चलो v निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अब v निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास v निकालने के लिए, v² इज इक्वल टू rg tan थीटा। अब v निकालने के लिए r भी चाहिए आपको और थीटा भी चाहिए, वो भी नहीं है, तो पहले हम लोग थीटा निकालेंगे और r निकालेंगे। ठीक है, चलो पहले थीटा कैसे निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई l cos थीटा अपॉन g। इसमें से आपको थीटा मिलेगा। ठीक है, फिर r मिलेगा, और फिर जब इसमें रखूंगा तो v मिलेगा, और फिर इसमें रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी। देखा स्टेप, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है हाफ mv²। पहले v² निकालेंगे, जो कि थीटा और r की जरूरत है, तो पहले थीटा निकालेंगे, फिर r निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। चलो सॉल्व करेंगे। टाइम हमारे पास है, टाइम कितना है 0.8 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, लेंथ देखो क्या है 20 है, लिख दो 0.2 कॉस ऑफ, एक काम करते हैं पहले इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा t² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 पाई और रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा l cos थीटा अपॉन g। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है ये π² जो है 10 है, तो g का वैल्यू भी 10 होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ π²। ये यहाँ से कैंसिल कर दो। आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो यहाँ पे l cos थीटा को बुला लो, l cos थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा अगर l cos थीटा, तो ये हो जाएगा t² अपॉन 4। ठीक है, हाँ सही हो गया। तो cos थीटा आपका बन जाएगा t² अपॉन 4 इंटू l, तो t² 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 टू लेंथ कितना है आपका 0.2 है, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का 64 होता है तो 0.64 हो जाएगा, और ये है 4 इंटू 0.8 हो जाएगा। तो आप डिवाइड करोगे तो आपको cos थीटा क्या मिलेगा, आप लोगों को cos थीटा मिलेगा 8 8 64, 0.8 मिलेगा। तो थीटा क्या होगा, थीटा मिल गया, देखो cos इनवर्स 0.8। तो देखते हैं हम लोग cos इनवर्स 0.8 क्या होता है, ये आपको लॉग बुक से मिलेगा, मैं आप लोगों को लॉग बुक भी देखना सिखा दूंगा। तो cos इनवर्स 0.8 36.86 डिग्री, तो आप लोगों को एंगल मिल गया 36.86 डिग्री। अब एंगल मिल गया तो आर भी निकाल लेते हैं, ये एंगल आप लोगों को मिल गया 36.86 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, ये जो रेडियस है इसको रेडियस बोलते हैं, ये आर भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलो आर निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा आर, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट आर अपॉन हाइपोटेनिस कितना है 0.2। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या है 36.86, इसको इधर लेके आ जाओ 0.2 इज इक्वल टू आर, साइन 36.86 निकाल लेते हैं, साइन 36.86 0.599 आ रहा है, फिर से निकाल लेता हूं मैं, साइन 36.86 0.599 मतलब 0.6 आ रहा है, तो 0.6 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू आर। ठीक है,
तो 0.6 इंटू 0.2, 0.6 इंटू 0.2, 0.12, तो रेडियस आप लोग को मिल गया 0.12 मीटर। अब रेडियस भी मिल गया हम लोगों को, इसके अंदर पुट कर दो और आप लोगों को v स्क्वायर मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, बराबर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू अभी क्या मिला 0.12, g की वैल्यू 10 ले लो और टैन 36.68, तो ये हो जाएगा 1.2। टैन 36.68 शायद हमने निकाला है, नहीं निकाला है, तो हम निकाल लेते हैं टैन 36.68, टैन 36.68 0.744, तो यहाँ पे मैं 0.75 लिख देता हूँ। चलो इसको मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1.2, 0.893 आ रहा है, 0.893। तो आप इसको v स्क्वायर, तो v क्या, v की तो जरूरत ही नहीं। चलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास कितना है 0.1 है, ये है 0.893 का स्क्वायर, बराबर। तो ये हो गया हाफ इंटू 0.1, 0.89 को आप 0.9 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 0.792 आ गया। हाफ इंटू 0.1 इंटू 0. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.039 मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग को वेलोसिटी मिल गया। कितना मिल गया 0.039 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। जरा ध्यान से देखना, जब ये इधर जाएगा ना तो इसका हाइट जो है ये स्ट्रेच हो जाएगा, इसका हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हाइट का जो डिफरेंस है, देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये जो हाइट का डिफरेंस है, ये हाइट हम लोग को चाहिए। तो ये पूरा लेंथ l है, l में से h माइनस करूंगा, वो लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, जरा ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे h के जगह लिखेंगे l माइनस h। तो m 0.1 इंटू 10, लेंथ है 0.2 माइनस हाइट नहीं पता है, हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट क्या होगा, ये हाइट है, देखो ये हाइट है। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो cos थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना, cos थीटा इज इक्वल टू h अपॉन l, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनिस, बराबर। तो हमें पता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ये l cos थीटा इज इक्वल टू h। तो h क्या है, एक्चुअल में l cos थीटा है, l cos थीटा। जरा ध्यान देना, मैं h को लिख देता हूं l cos थीटा। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10, 0.2 माइनस ये कितना है 0.1, और cos थीटा देखो यहाँ पे हमने निकाला है, l cos थीटा नहीं निकाला है, cos थीटा निकाला हमने 0.8, 0.1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 0.2 माइनस 0.8, 0.8 इंटू 0.1 है क्या, हाँ, तो फिर 0.08 हो जाएगा। माइनस कर लेते हैं, 0.2 माइनस 0.08, 0.12 आ गया। तो 1 इंटू 0.12, तो ये आ जाएगा आपका 0.12 जूल, और ये आप लोगों का आंसर आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों को इसका साथ में ही प्रैक्टिस करना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने
ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया बराबर। अब ये हम लोग ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ये न्यूमेरिकल्स आपको वापस से सॉल्व करना है। जब तक आप वापस से इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करोगे तब तक ना आपके अंदर इस न्यूमेरिकल्स को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप लोगों को नहीं समझ में आए, ठीक है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार आपसे पॉसिबल हो पाता है उतने बार आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या, ए मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ। तो स्फीयर ऑफ डेथ है, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर एंड 10 मीटर। तो स्फीयर ऑफ डेथ है, उसके अंदर मोटरसाइकिलिस्ट घूम रहा है, उसका सबसे कम स्पीड कितना होता है, 6 मीटर पर सेकेंड, और सबसे ज्यादा स्पीड होता है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको पता है सबसे कम स्पीड किधर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे ज्यादा स्पीड किधर होता है, लोवेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। वर्टिकल सर्कल कर रहा है ना। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर, वो स्फीयर का डायमीटर फाइंड करना है। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज आपको फाइंड करना है। देखो कैसे कर, पहले आपको लिखना है गिवन, ठीक है। हम लोगों को बोला है कि आपका जो वैल्यू है, जो स्पीड है, उसके अंदर सबसे कम कितना जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, और सबसे ज्यादा कितना जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। 6 और 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो सबसे कम स्पीड जो है, सबसे कम जो वेरी रेंज हो रहा है वो कितना होता है, वो होता है आरजी, और वो आप लोगों को दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज्यादा कितना होता है, सबको पता है 5 आरजी, और वो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो मुझे पता है, जरा ध्यान देना, √5 RG माइनस √RG इज इक्वल टू √4 RG हो जाएगा, बराबर है ना। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 5 RG माइनस RG इज इक्वल टू 4 RG हो जाएगा। 5 RG का वैल्यू क्या आएगा, √RG का, अच्छा √5 RG का वैल्यू 10 है, तो 5 RG का वैल्यू 100 हो जाएगा। रख दो, 100 माइनस RG, √RG 6 है तो RG कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू 4 इंटू R इंटू G की वैल्यू 10 रख लिया मैंने। ये कितना हो जाएगा, 64, 10 और 4, 4 10 जा 40, 40 को इधर बुला लिया, क्या मिल गया, R मिल गया, ठीक है। तो R का वैल्यू देखो क्या आ गया, R का वैल्यू आ गया, इसको आप डिवाइड कर लो, जिससे आपको 2 से डिवाइड करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से करोगे तो 16 अपॉन कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 10, तो R हो जाएगा 1.6, तो डायमीटर हो जाएगा डबल, दैट इज 3.2 मीटर। ये लो डायमीटर मिल गया हम लोग, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है √RG, तो ये हो जाएगा √R। R कितना मिला, 1.6 इंटू 10, दैट इज √16, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। V मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है 5 RG, तो √5, R कितना है 1.6, और ये है 10 G की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 16, ठीक है, 5 इंटू 16। अगर आप इसका रूट निकालोगे तो V मैक्स क्या आ जाएगा, V मैक्स आ जाएगा √5 और 16 का √4, तो 4 √5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा स्पीड इतना होगा, सबसे कम स्पीड जो है, सॉरी, सबसे कम स्पीड जो होगा वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों को इसको फटाक से नोट कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना। बार बार बोलूंगा इसके लिए, मैं तो बार बार टोकूंगा, मैं, मेरा काम है, प्रैक्टिस तो करना पड़े। चलो, ए मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, देखो, ए मेटेलिक रिंग ऑफ मास 1 kg, एक मेटेलिक रिंग है, जिसका मास बोला है 1 kg, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया गया। तो यहां पे मैं लिखूंगा गिवन में हमें बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना है, 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे, व्हेन रोटेटिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, जब वो अपने डायमीटर, ये डायमीटर है, ये डायमीटर के चारों बाजू में रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है 1 kg मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, इट इज मोल्टेन, इसको गला दिया गया,
एंड आर माउल्डेड इनटू थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम रेडियस। अब इसको डिस्क में कन्वर्ट कर दिया, रेडियस सेम है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच विल इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अगर हम लोग को बोल रहा है उसके खुद के एक्सिस पे रोटेट किया गया, पहले क्या था, देखो पहले ये था, मान के चलो ये एक रिंग है, इसको जब डायामीटर के चारों बाजू में ऐसे हम घुमा रहे थे तो इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर किया 1। अब इसको मोल्ड कर दिया, अब इसको डिस्क में कन्वर्ट कर दिया, अब बोल रहा है कि हम लोग इसको इसके सेंट्रल एक्सिस के चारों बाजू में, तो ये कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, ठीक है। तो देखो अभी जरा ध्यान से देखना, टू फाइंड, आपको फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ओन एक्सिस, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखो एकदम सिंपल है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी डायामीटर, ये कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कोई भी डायामीटर के बाजू में अगर घूमेगा, चारों बाजू में अगर घूमेगा, तो वो होता है हाफ mr²। कितना होता है, हाफ mr²। और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, एनी एक्सिस मतलब सेंट्रल एक्सिस, ये होता है I इज इक्वल टू हाफ mr²। ये भी उतना ही होता है। तो देखो ये भी उतना, वो भी उतना, मतलब मेरे को ये दिखाई दे रहा है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इक्वेशन 1, और मैं बोल देता हूं ये डिस्क है इक्वेशन 2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, क्लियर है, दोनों का सेम होता है। अगर आपके पास रिंग है, उसको आप डायमीटर के चारों बाजू में घुमा रहे हो तो हाफ mr² होता है। अगर डिस्क है, अगर आप उसको सेंट्रल एक्सिस के बाजू में घुमा रहे हो तो क्या होगा, हाफ mr²। तो ये दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। यहां पे मैं लिख देता हूं ओन एक्सिस और ये है डायामीटर, ठीक है। तो ये दिया गया 1, तो ये ऑटोमेटिकली मिल गया और ये आंसर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ये तो दिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग 1, तो सेम हो गया। तो ये हो जाएगा 1 kg/m², सेम ही है। तो जो उसका रहेगा वो इसका भी रहेगा। उसका कितना है 1, इसका भी। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है जरा देख लेते हैं। हम लोगों को बोला गया है कि एक डंबल है, ए बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम, ठीक है। एक डंबल है हमारे पास, देखो ध्यान से देखें। तो ये एक हमारे पास डंबल है, ठीक है। चलो डंबल बना लिया हम लोग ने। अब हम लोग को बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम। ये जो रॉड है इसका मास दिया गया, मास ऑफ रॉड कितना है 60 ग्राम। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, देखते अच्छे से। एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया। ये जो लेंथ दिख रहा है आप लोगों को, ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रॉड 20 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। चलो आगे। टू आइडेंटिकल सॉलिड थर्मोकोल स्फीयर ऑफ मास 25 ग्राम। ये दो स्फीयर है, इनका मास है 25 ग्राम। तो यहां पे मैं लिखता हूं मास ऑफ स्फीयर 25 ग्राम दिया गया है। क्या बोल रहा है, आर टू द एंड ऑफ द रॉड, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो हमें बोल रहा है कि जब आप इस डंबल को इस एक्सिस के चारों बाजू में घुमाओगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। देखो एकदम सिंपल है। क्या करेंगे पता है क्या, पहले हम क्या करेंगे, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के चारों बाजू में कितना होगा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डंबल का और इस, अच्छा एक का ही करेंगे, इस स्फीयर का इस एक्सिस के चारों बाजू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो भी फाइंड कर लेंगे। डबल कर देंगे क्योंकि दो डंबल है, और क्या करेंगे हम सबको ऐड कर देंगे और हम लोग को पूरे डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फिर से एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। हमें बोला ये डंबल को सेंटर वाले एक्सिस के चारों बाजू में हम क्या कर रहे हैं, यस हम लोग इस डंबल को सेंट्रल एक्सिस के चारों बाजू में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, राइट। तो पूरे डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई, ये हम लोग को बोला है बता दो, ठीक है बता देंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक हम ये लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो आप लोग को रॉड दिख रहा है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसके चारों बाजू में, और क्या करेंगे
दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देंगे, ऐड कर। चलो मजा आ गया, समझ में आ गया। चलो देखो सॉल्यूशन, पहले मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक काम करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, सेंट्रल एक्सिस पे अगर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो हम लोग ने पढ़ा है ये होता है 1/2 ml²। हम लोग ने पूरा थियरी में कर लिया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1/12 इंटू मास कितना है रॉड का, मास है रॉड का 60 ग्राम, 60 ग्राम में रहने दो, लेंथ है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 60, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400। 6 4 24 होता है, 3 0 आ गया, 12 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2000 kg मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, रॉड का आ गया। एक तो मिल गया। अब स्फीयर का हम लोग को निकालना है। किसका निकालना है, स्फीयर का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है स्फीयर का निकालने का, क्योंकि स्फीयर का इस वाले एक्सिस के चारों बाजू में हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, बराबर ना। स्फीयर का हम लोग को सेंटर वाले एक्सिस के चारों बाजू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब हम लोग अगर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाजू में निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि इसके चारों बाजू में स्फीयर ऑफ, जो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके चारों बाजू में क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये जो स्फीयर है ये एक्सिस स्फीयर के लिए सेंट्रल एक्सिस है और ये एक्सिस स्फीयर के लिए वो एक्सिस है जो सेंट्रल एक्सिस को पैरेलल है। तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अराउंड में फाइंड करने के लिए आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के चारों बाजू में निकालना है। ये एक्सिस इस सिस्टम के ही बाहर है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस स्फीयर का सेंट्रल एक्सिस के कंपैरिजन में इसको देखना पड़ेगा। और मैं देखूंगा कि ये जो एक्सिस है इसके सेंट्रल एक्सिस के कंपैरिजन में पैरेलल है एक दूसरे को, और अगर ये पैरेलल है तो आपको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो क्या करूंगा, ध्यान से देखना, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क नहीं है सॉरी, स्फीयर, अबाउट सेंट्रल एक्सिस, अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ डंबल। जो ये डंबल है इसके सेंट्रल एक्सिस से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम करना पड़ेगा। इज गिवन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा इसके खुद के एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर प्लस मास ऑफ द स्फीयर इंटू दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो किसी भी स्क्वायर का खुद के एक्सिस पे, ये क्या खुद के एक्सिस पे एस डैश लिख देता हूं, ठीक है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कितना होता है, 2/5 होता है। कितना होता है, 2/5 mr² प्लस ये हो जाएगा mh²। तो अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ से m कॉमन निकल सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 2/5 r² प्लस h²। मास कितना है, किसका मास, इसका, इसका मास है 25। कितना है आप देख सकते हैं 25, लिख दो 25। 2 इंटू आर, आर क्या होता है, आर स्फीयर का रेडियस है। आर क्या है, स्फीयर का रेडियस। स्फीयर का रेडियस कितना है देख लेते हैं हम लोग, 10 सेंटीमीटर, लिख दो 10 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस माइनस, राइट, माइनस क्या है h²। h क्या है, h मतलब ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। अगर आप देखोगे ये वाला रेडियस कितना है 10 और ये टोटल 20 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है h वो कितना हो गया 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर, ठीक है। 25 ये 100 हो जाएगा, 200/5 माइनस 400। क्लियर,
200 को 5 से अगर आप भाग दोगे कितना आएगा बोलो? 200 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 40 माइनस, सॉरी नॉट माइनस, प्लस है भाई 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 440। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 440 अगर आप करोगे 25 इंटू 440 11,000 आता है। तो 11,000 हो गया, एक स्फीयर का निकला। इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके चारों बाजू में कितना? 11,000 है। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू 11,000 इज इक्वल टू क्या आ गया? 22,000। तो ये आप लोगों को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का मिल गया, और यहाँ पे हमारे को किसका मिला? रॉड का। दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल इज इक्वल टू कितना? ये 22,000 प्लस ये कितना है? 2,000। तो 22 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा? तो आपका जो फाइनल आंसर, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, एक सेकेंड। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 24,000 kg मीटर, ग्राम में सारा है ना, तो ग्राम सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर, ये भी ग्राम सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझता है, मान के चलो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझता है, तो आप लोगों को कमेंट में बात पूछ लेना है, सर ये क्वेश्चन, ये स्टेप नहीं समझ रहा है, कैसे करना है। आपका डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखो क्या है। ए फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर earthenware pot is set into rotation at 100 rpm। एक फ्लाई व्हील है जिससे हम लोग ने देखा है ना, गांव में क्या बनाते हैं? अर्दन पोट बनाते, बराबर है। तो वो घूमते रहता है, तो वो 1 मिनट में, यस 1 मिनट में 100 रिवॉल्यूशन कर रहा है, आरपीएम 100 है। ठीक है, आगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.4 मीटर। तो वो एक डिस्क है, उसका मास बोला गया है कि 10 kg का है और रेडियस 0.4। ठीक है, एक डिस्क है, इसका रेडियस है 0.4। अच्छे से देखना, 0.4 मीटर का रेडियस है, मास जो है वो ये डिस्क का कितना है? 10 kg। आगे क्या बोल रहा है देखो, ए लंप ऑफ क्ले टू बी टेक इक्विवेलेंट टू द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। एक छोटा सा क्ले आके इसके ऊपर गिरता है, falls on it and other to it at certain distance x। तो किसी डिस्टेंस x पे आके वो गिरता है। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस पे आके गिर जाता है। ये क्ले है, छोटा सा क्ले आके इसके ऊपर गिर जाता है। इसका मास है 1.6 kg, 1.6 kg। आगे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेटेड्स 80 rpm। अब व्हील का स्पीड भी क्या हो गया? कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, 80 हो गया। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो क्या होता है ना, जब भी आपको याद रखना, देखो यहाँ पे खेल अगर आप देखोगे, पहले ये नहीं था तो रेडियस इतना था, तो उसका स्पीड इतना था। अब ये भी आ गया, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर करेगा। डिस्टेंस बदल गया, x हो गया डिस्टेंस, पहले 0.4 था, अब x हो गया डिस्टेंस, और स्पीड देखो क्या हो गया? कम हो गया। तो जब स्पीड और डिस्टेंस का खेल आता है तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का नियम यूज करना हो। क्या यूज करना है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, जरा ध्यान देना। मास ऑफ क्ले कितना है? 1 kg। कितना है? 1 kg। 1 kg भी नहीं, 1.6 kg। 1.6 kg। ठीक है, देखो अब यहां पे यूज होगा एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियली था। इनिशियली का मतलब होता है जब क्ले नहीं गिरा था। सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम होगा क्ले गिरने के बाद। यही तो कंजर्वेशन का नियम है, राइट?
तो इनिशियल हम लोग क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, और मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, तो इनिशियल है तो 1 यूज कर लूंगा, फाइनल है तो आई ओमेगा आई टू ओमेगा 2 यूज कर, ठीक है। अच्छा अब देखो इनिशियल केस में कौन कौन था, ध्यान से देखना। इनिशियल केस में क्ले तो था नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ डिस्क का आएगा, लेकिन फाइनल केस में, मतलब ये इसको ऐसे लिख देता हूं, बट फाइनल केस में क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी था, साथ में क्ले का था, मतलब ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्ले, ये आ जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा 2। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग को ओमेगा 1 ओमेगा 2 निकालना है, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि ये फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा, ठीक है, वो निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालना, I1 डिस्क का है और I2 डिस्क और क्ले दोनों का मिला के। चलो इस इक्वेशन में हम लोग को पुट करना है, तो मैं ये वाला इक्वेशन क्या करूंगा, साइड में रखूंगा, इससे हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा। चलो ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा मैं, कैलकुलेटिंग ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ठीक है। चलो देखते ओमेगा 1 कैसे मिलेगा, ओमेगा 1 मिलेगा 2 पाई f1, तो 2 इंटू 3.14 f1 फ्रीक्वेंसी कितना है देखो 100 आरपीएम है, 100 आरपीएम है, तो मैं इसको आरपीएस में कन्वर्ट करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10, एक सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो 100 अपॉन 60, तो 10/6 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6.28 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा 1 इज इक्वल टू 62.8 डिवाइडेड बाय 6, तो ओमेगा 1 का वैल्यू आ जाएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग, 62.8 डिवाइडेड बाय 6, 10.46 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10.46 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा 1 की वैल्यू, ठीक है। अब ओमेगा 2 निकालेंगे। नाउ ओमेगा 2 क्या होगा, सेम 2 पाई f2, तो 2 इंटू 3.14 f2 मतलब 80 आरपीएम हो गया, 80 अपॉन क्या करेंगे 60, मिनट है ना, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 6.28 इंटू 8 अपॉन 6, कर लेते हैं, 6.28 इंटू 8 50.24 डिवाइडेड बाय 6, तो आप लोगों को ओमेगा 2 का वैल्यू मिलेगा डिवाइडेड बाय 6, 8.37 रेडियन पर सेकेंड, ये आप लोगों को ओमेगा 2 मिल गया। तो ओमेगा तो मिल गया हम लोग को, ओमेगा 1 मिल गया, ओमेगा 2 मिल गया। अब हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इनिशियल वाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्ले निकालना है हम लोग, ठीक है। इसको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्क का मतलब डी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी, ठीक है, और I2 जो है ID प्लस IC, ठीक है, क्ले वाला। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालेंगे, क्या है ये डिस्क, मुझे आप लोग बताओगे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। देखो अब मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, ठीक है, कितना, हाफ mr स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा हाफ, डिस्क का मास कितना है 10 और रेडियस कितना है 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 और 4 का 0.4 का 4 4 जा 16 होता है, तो 0.16 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 0.16, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, 0.8, तो ये आ गया आप लोगों का 0.8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आ गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हम लोग को मिल गया, कितना मिल गया 0.8 मिल गया, ठीक है। चलो यूनिट भी लिखना है तो लिख दो kg मीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्ले।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्ले कितना होगा? क्ले क्या है? एक छोटा सा पॉइंट पार्टिकल है, बोला गया पॉइंट पार्टिकल है, तो पॉइंट पार्टिकल है तो उसका जो फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू ए पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल है, तो अगर सिंगल पार्टिकल ये क्ले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कौन सा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्स है डिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m x स्क्वायर। तो m पार्टिकल का मास है 1.6, ये हम लोग को नहीं पता तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 16x स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर आ गया। अब पुटिंग ऑल वैल्यूज जो भी मिला है, पुटिंग ऑल वैल्यूज किस में पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन बना ना इसमें पुट करूंगा। आईडी ध्यान से देखो क्या कितना है? 0.8 इंटू क्या है? ओमेगा 1, ओमेगा 1 देखो यहां पे मिला है हम लोग को 10.46 इंटू 10.46 इज इक्वल टू आईडी प्लस आईसी इज इक्वल टू आईडी देखो क्या है 0.8, आईसी क्या है 16x स्क्वायर, 0.8 प्लस 16x स्क्वायर इंटू क्या है? ओमेगा 2, ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है? 8.37, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो 0.8 इंटू 10.46, 8.36 is equal to 0.8 into 8.37, 0.8 into 8.37। चलो एक काम करता हूं मैं इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेता, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस इसके साथ भी होगा 16x स्क्वायर इंटू 8.37, तो ये हो जाएगा 8.36 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या है 0.8 इंटू 8.37 कितना आ गया? 6.696 आ गया प्लस 16 इंटू 8.37 16, ये 1.6 है, सॉरी हाँ 1.6 है, तो 1.6 इंटू 8.37 13.392 एक्स स्क्वायर, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो 8.36, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 6.696 इज इक्वल टू 13.39 13.39 का एक्स स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे हम 8.36 माइनस 6.696, ये आ जाएगा आपका 1.664 इज इक्वल टू 13.39 इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको इधर बुला लो, ये हो जाएगा 1.664 अपॉन 13.39 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर लेते हैं 1.664 डिवाइडेड बाय 13.39 0.124, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.124, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका रूट लेना पड़ेगा, इसका रूट ले लेते हैं, रूट 0.124 0.35, मतलब 0.35 मीटर पे आके वो जो ऑब्जेक्ट है यानी क्ले जो है वो इसके ऊपर यानी डिस्क के ऊपर गिरा हुआ है, ये डिस्क के ऊपर ये जो x का डिस्टेंस है वो कितना है? 0.35 मीटर। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार ना आप समझ भी जाओ लेकिन खुद से भी अगर ट्राई करोगे ना नहीं कर पाओगे, आपको हमेशा उसके लिए प्रैक्टिस, तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो और फुल कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ही आपको पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। आज प्रैक्टिस कर लो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स, कल भी प्रैक्टिस करो, फिर लीव कर दो, फिर संडे को प्रैक्टिस करो, फिर लीव कर दो, फिर टेस्ट दो, फिर अब क्लास में टेस्ट दो, कॉलेज में टेस्ट दो। जब तक आप बार बार वही चीज को रिपीट नहीं करोगे ना तब तक आप अच्छे से उसके अंदर महारत हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों को। अब हम लोगों के पास और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल डाउन along an incline that rises by 3 यूनिट in every 5 यूनिट। इसको समझो अच्छे से, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि ये ग्राउंड लेवल है, एक इंक्लाइन है, यहां से एक ऑब्जेक्ट रोल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, रोल डाउन हो रहा है, रोल डाउन, ठीक है। तो अगर वो एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पांच हिस्सा नीचे आता है, तो ये उस हिसाब से एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा ऊपर उठते जा रहा है, ठीक है। ऐसा कंडीशन दिया गया है। मतलब ये हमें ये बोल रहा है, जरा ध्यान देना, कि अगर ये वाला हिस्सा 5 है तो ये हिस्सा 3, इस हिसाब से वो अपने कंडीशन को रख रहा है। तो ये 5 है, ये 3 है, तो यहां से ना आप लोग साइन थीटा निकाल सकते, इसके लिए ये कंडीशन दिया गया, ठीक है। आगे आगे क्या है वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं, देखो ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट आगे बोल रहा है द ऑब्जेक्ट गेन अ स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकेंड। ये आते 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 ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो गया, √10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, ये 5/3 है, ठीक है, 5/3। जब ये यहां से यहां तक आता है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5/3 मीटर, और आते आते यहां पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड कितना हो जाता है, √10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, ये क्या है, ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये रोलिंग मोशन है, और रोलिंग मोशन के कंसेप्ट में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप को हम लोग k²/r² से डिसाइड करते। अगर 1 है तो रिंग होगा, या तो हॉलो सिलेंडर होगा। अगर 1/2 है, k²/r², 1/2 है तो क्या हो जाता है, डिस्क हो जाता है, या तो सॉलिड सिलेंडर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर और भी कुछ वैल्यू है तो अलग हो जाता है। तो शेप डिसाइड होता है k²/r² की वैल्यू, यानी कि आप लोगों को k²/r² की वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों को मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। ये हाइट h है, ठीक है। इसमें से पहले हम लोग गिवन टर्म्स निकालेंगे, ठीक है। दो कंडीशन दिया, एक तो ये कंडीशन, एक ये कंडीशन से और ये कंडीशन से हम लोग को कुछ वैल्यू मिले। इससे क्या मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। अपोजिट 3 है, हाइपोटेनिस 5, तो ये मिल जाएगा 3/5। ओके, इसके बाद एच बी हम लोग को जरूरत है, एच बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को एच दिखाई दे रहा है, ये कैसे मिलेगा, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। अच्छा, एच की वैसे तो जरूरत नहीं, चलो जाने दो, ये डिस्प्लेसमेंट की जरूरत हो सकती है, लिख लेते हैं 5/3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × g 1 + k²/r²। कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है इस फॉर्मूले से बनता है। मैं ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को वेलोसिटी दिया गया है और मेरे को k²/r² फाइंड करना है, क्योंकि k²/r² से ही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, अच्छा v का वैल्यू तो दिया है, चलो पुट कर देते हैं। v का वैल्यू कितना दिया गया है, √10, तो ये मैंने √10 पुट कर दिया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × g को 10 लिख देता हूं, 1 + k²/r², तो ये हो गया 1 + k²/r², ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चलो स्क्वायरिंग कर लेता हूं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएंगे 1 + k²/r², ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये वाले टर्म को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 1 + k²/r² इज इक्वल टू 2, 1 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा k²/r² इज इक्वल टू 2 - 1। आ गया आंसर, तो ये हो जाएगा k²/r² इज इक्वल टू 1। और अगर k²/r² 1 होता है तो शेप जो होगा इज रिंग और हॉलो सिलेंडर। ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स कोई भी स्टेप में अगर डाउट है तो आप लोगों को कमेंट में पूछ लेना है, सर ये न्यूमेरिकल्स में इतने वाले टाइमिंग पे ये वाले स्टेप में डाउट आया, मुझे क्लियर करके दे दो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाओ। और इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, ये जो हमारा चैनल है वेदांतु महाराष्ट्र, इस पे मिळते रहेगा। सर्वांना इथे यायचं आहे, ठीक आहे, लाभ घ्यायचा आहे। आपल्या चॅनलमध्ये फिजिक्स पण आहे, केमिस्ट्री पण आहे, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, राइट, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं। आपके दोस्तों को बताना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। और साथ में लाइव लेक्चर जो हमारे होते हैं, लाइव लेक्चर में भी आपको जुड़े रहना है और गेन करते रहना है नॉलेज को, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।